नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास की बात कर रहे हैं। ये क्लास नंबर साथियों आपके 40 नंबर क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम बेहतरीन लाजवाब 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और इस जो आज का कंसेप्ट रहने वाला है, और इस कंसेप्ट से ज़्यादातर एग्जाम में आपके एक प्रश्न जो है साथियों अवश्य पूछा जाता है। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक प्रश्न आपका अवश्य आएगा। और 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसके पिछले क्लासेज की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। टीटी फैमिली यूट्यूब फैमिली पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ठीक है, निम्न शैक्षिक उपलब्ध बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, अर्थात इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम जानते हैं, समझते हैं आप लोग सब कुछ कि पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किस शिक्षा के लिए किया जाता है, तो वह प्रतिभाशाली बालकों की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट सर्वोपरि पर ही है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। दूसरा प्रश्न है साथियों, स्क्रीन पर आप लोगों के प्रश्न आ चुका है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, या जब चाहें तब पढ़ा देंगे? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। हो सकता है देखिए आप ये भी बोलेंगे कक्षा के साथ ही पढ़ाना चाहिए, चाहे मेधावी हों चाहे जैसे हों, लेकिन समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाने से जो है मेधावी छात्र जो है उनको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उनके लिए और अच्छा रहेगा। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं, उसकी कम उपलब्धि के कारण के पता लगाना, या उसे परीक्षा में कृपांक देना, या उसके अभिभावक से कहना कि वह जो है उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। देखिए, स्कूल से निकाल देना या अपने आप में निगेटिव बातें हो जाती हैं, निगेटिव माना जाएगा। लेकिन जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, तो एक शिक्षक के तौर पर उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? सभी लोग कमेंट करें। उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाइए, रीजन का पता लगाइए कि बच्चा कम उपलब्धि क्यों कर पा रहा है। छात्र तो मेधावी है, लेकिन उपलब्धि उसकी कम क्यों हो पा रही है, ये आपको पता लगाना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में, एक भावी अध्यापक अध्यापिका के बात कर रहे हैं। बात करेंगे साथ ही अगले प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यय स्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक कम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, या उनके चिंतन को प्रेरित करने के विविध की बात कर रहे हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। विविध के साथ की बात कर रहे हैं, तो विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं, यह हम बात कर रहे हैं उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होंगे, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर दें। देखिए, एक चिंतन को प्रेरित शब्द, एक अवसर देना, ये दोनों शब्द हमें पेडागोजी में क्या होते हैं? पॉजिटिव माने जाते हैं। और जहाँ भी शब्द आए वो ऑप्शन ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, उस ऑप्शन के चांसेज सही होने के ज़्यादा होते हैं अगर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, अर्थात सकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। अगर निगेटिव नकारात्मक प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तब की बात कर रहे हैं।
5वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए जो है अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है? यहाँ पर दिया गया है योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षा उन्नति देना, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना या विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रावधान दिया गया है वह कार्यक्रम को समृद्ध बनाने की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो 2-3 प्रश्न हैं आपके एग्जाम पर आए हुए प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न हैं और आपके सारे प्रश्न जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस क्लास में कंबाइंड किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित हो सकता है? दोस्तों, जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता होते हैं उनके लिए जो है समुचित आपको बताना क्या हो सकता है। वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक भी है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पर की बात कर रहे हैं। यह बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व दें। तो एक प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित जो हो सकता है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे भी निम्न से जो है उच्च स्तरीय श्रेणी की बात करेंगे। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, जो प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां प्रश्न बेमिसाल प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न आ चुका है। मेरे सभी प्यारे मित्र, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी लोग फीडबैक करें। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक बनना, एग्जाम को फतेह करना, एग्जाम को क्रैक करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न को रीड कीजिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? हम बात कर रहे हैं समझ की बात कर रहे हैं, सृजन की बात कर रहे हैं, विश्लेषण की बात कर रहे हैं या साथियों स्मरण की बात कर रहे हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं सृजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? सृजन की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाएगी या कही जाती है? अभी हाल ही में हुए वेश का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में हल कर देना या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो ऐसी गतिविधि जो सर्वाधिक उपयुक्त हो वह दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखने की बात कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं। एक शिक्षिका एक अध्यापिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि करना चाहती है। आप सभी का सपना होगा जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो एक आपका होगा कि प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि आप लोग चाहती हैं। तो अपने उद्देश्य या ये उपलब्धि, प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि का यह उद्देश्य जो है, इनमें में से आप लोग क्या नहीं करेंगे? इस उद्देश्य को पाना तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, आप उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती ये दे सकते हैं। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाया जा सकता है, तनाव को नियंत्रित करना सिखाया जा सकता है, लेकिन विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों से उसे अलग कर देना, ये जो आप जो है प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं को उपलब्ध चाहती हैं तो ये आप लोग
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहला ऑप्शन आप लोग नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिका होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते, क्योंकि आपके लिए सभी बच्चे समान हैं, सभी शिक्षार्थी समान हैं। और बात करें समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। जब आपकी कक्षा में नियुक्त होगी, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप ही के कक्षा का एक विद्यालय का छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा उसे उसी तरह अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि यह बुद्धिमान है। देखिए, अभिभावक ऐसे पता होगा उनको कि बच्चा हमारा बुद्धिमान है, पढ़ने में अच्छा है, अगर बच्चा अच्छा है तो एक शिक्षक के रूप में वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है या प्रगति कर सके, उस तरह से उसे अनुप्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कौन सही हो जाएगा दोस्तों। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, अनुप्रेरित की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। रिक्त स्थान भरना है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक जो है चिंतन के महत्व पर बल देती है। तो मानसिक उद्वेलन जो तकनीक होती है वह सृजनात्मक अपसारी चिंतन के महत्व पर बल देती है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक सृजनात्मक चिंतन महत्व पर बल देता है। मानसिक उद्वेलन तकनीक सृजनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु एक विशिष्ट तकनीक है। इस तकनीक में किसी बालक या समूह को किसी समस्या पर विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। विचार विमर्श उत्तेजना के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन का एक प्रकार का पृथक्करण है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वंचित की बात कर रहे हैं, सामान्य की बात कर रहे हैं, पश्चवर्ती की बात कर रहे हैं, या प्रतिभावान की बात कर रहे हैं? तो राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। तो विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तम अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन का एक प्रकार है, वह पृथक्करण कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा साथियों, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिभावान की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता हो जाएगी? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, बाल विकास में 25+ का स्कोर करना, प्रत्येक क्लास के सेशन का प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, फीडबैक आ चुका है, कमेंट आ चुका है, और राइट ऑप्शन की चूज करते हैं कौन सा हो जाएगा। तो एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता हो जाएगी? क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम असक्ता वाले बच्चों की, या अहम केंद्रित? तो आप लोग देखें कि सृजनात्मक ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन दिया गया है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं, क्षतिग्रस्त, असक्ता, अहम केंद्रित, निगेटिव दिए गए हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा पॉजिटिव वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्रश्न दिया गया है। हमें उत्तर नहीं आ रहा, फिर भी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आस्था हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो आस्था किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? देखिए, हमेशा क्या समस्या के एकाधिक समाधान यानी एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब काफ़ी समाधान इसमें कुछ जो होते हैं मौलिक होते हैं। तो आस्था के इन गुणों का जो प्रदर्शन है वह सृजनात्मक विचारक कहला जाएगा। क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। तो आपका अनुवाद हो जाएगा, या आपका प्रदीप्त हो जाएगा, या आपका उद्भवन हो जाएगा, या आपका आयोजन हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, वह आपका क्या कहला जाएगा? उद्भवन। उद्भवन पर क्या है? इस समस्या का सृजनात्मक समस्या समाधान की जो उद्भवन की अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए जो है आप लोगों का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहेंगे? आयोजन, अनुवाद, प्रबोधन, उद्भवन। देखिए, इसमें असंगत जो सूचनाएं होती हैं उस पर ध्यान न देना, ये भी आपका क्या कहलाएगा? उद्बोधन ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न, सृजनशीलता के पोषण के लिए
एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार-वेश की बात कर रहे हैं, व्याख्यान विधि की बात कर रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री की बात कर रहे हैं या उपरोक्त छवि की बात कर रहे हैं। तो सृजनशील के पोषण की बात कर रहे हैं। सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक शिक्षिका के लिए, अध्यापक अध्यापिका के लिए जो है किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, वह विधि आपकी कौन सी होगी? तो वह साथियों हमारी विधि कौन सी कहला जाएगी? वह होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, या क्या कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? सभी ध्यान दीजिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश की बात करेंगे। पहला ऑप्शन साथियों यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, फीडबैक कर रहे होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी बच्चे कहलाते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न वाले बच्चों की पहचान करना जो है, पहचान करते हैं जो किस प्रकार होते हैं, जो साथियों आपको पता है हम किसकी बात करते हैं, जो सृजनात्मक है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो बच्चे सृजनात्मक होंगे। भैया जो विकलांग होंगे, जो डिसलेक्सिया हैं, जो प्रत्यास्थी है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग सोच दिया गया है और पैटर्न वाले भी दिया गया है। तो बच्चों की पहचान करते हैं, सृजनात्मक बच्चों की पहचान करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। यही हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि सृजनशील बालक होगा तो वह साहसी अवश्य होगा। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है, बिल्कुल सही बात है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। देखिए सृजनशील की हमें एक विशेषताएं भी पता चल जाएगी कि सृजनशील बालक कैसा होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वह बालक साहसी भी होता है, बहुमुखी प्रवृत्ति का होता है और महत्वाकांक्षी भी होता है। लेकिन बालक जो है साहसी नहीं होता, ये हमारा क्या कहला जाएगा? ये हमारा नेगेटिव प्रश्न दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है, सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन सा गुण जो है नहीं पाया जाता है? अगर मान लीजिए सृजनात्मक बालक है तो उनमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाएगा? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियों की बात कर रहे हैं। तो कोई भी सृजनशील बालक होगा तो उनमें जो दोस्तों सीमित रुचियां जो है नहीं पाई जाएगी। सीमित रुचियां उसमें कभी नहीं पाई जा सकती है। इसलिए आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सृजनशील बालक में सीमित रुचियां नहीं पाई जाएंगी। सृजनशील बालक में क्या क्या पाया जाए? खोजपूर्ण प्रवृत्ति होगी, अच्छी अंतर्दृष्टि होगी और क्रियाशीलता होगी। रुचियां जो है असीमित हो सकती हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न था, इसलिए नेगेटिव ऑप्शन को चूज करेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। देखिए समस्या को अर्थ के जानने की जो योग्यता होती है, वातावरण के दोषों की, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति जो सजगता होती है, यह विशेषता जो है प्रतिभाशाली बालकों की है, सामान्य बालकों की है, सृजनशील बालकों की है या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण, दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता जो विशेषता है, यह सृजनशील बालकों की है। तो यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन हो जाए। देखिए काफ़ी सारे फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन सृजनशील जो होगा, क्योंकि पर जानने की योग्यता, वातावरण, कमियों की यहाँ पे सजगता की बात कर रहे हैं, तो सृजनशील बालक ही हो सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, आइए समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फीडबैक कीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा तरीका जो अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, या बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष उस जब चाहे वह समस्याओं को हल करती हो। तो बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करें, देखें, समझें, जब विशेष रूप से जब वह उस समय जब समस्या को वह बच्चा हल कर रहा हो। ठीक है, तो अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने का सर्वाधिक उपयुक्त वही होगा जब कोई बच्चा समस्यात्मक हल कर रहा है, तभी उस समय आप लोग अवलोकन करें। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है
जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पास्ट व लिटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है या बुद्धिमान है। तो सृजनात्मक विद्यार्थी वही होगा जो पास्ट या लिटरल चिंतन समस्या समाधान में अच्छा माना जाएगा। समस्या समाधान में अच्छा है अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सृजनात्मक शिक्षार्थी कहला जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने जो है अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए बात कर रहे हैं। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, अपनी रुचि से लेते हैं, अपने इंटरेस्ट के द्वारा लेते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 प्रश्न हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। 5 प्रश्न और करेंगे और इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, 30 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। सृजनात्मकता को जो है किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव बौद्धिकता की बात कर रहे हैं, रवादार बौद्धिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी सत सोच की बात कर रहे हैं या विविध सोच की बात कर रहे हैं। देखिए, सृजनात्मक को जो है विविध सोचों की अवधारणा से संबंधित माना जा सकता है। ये तीनों जो सोच हैं विविध सोचों की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला रिक्त स्थान भरने का, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? तो मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह जो है सृजनात्मकता के घटक हैं। देखिए, हम ऑप्शंस भी दे सकते थे लेकिन हम डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। देखिए, मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह, विस्तारण, विविधता आदि सृजनात्मकता के ये प्रमुख घटक हैं। और गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता वह प्रक्रिया या जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, विचार, वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता हो। तो गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता की प्रक्रिया ये आपके बारे में दी गई है। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आपका फीडबैक, आपका कमेंट यहाँ पे आ चुका है। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की जो योग्यता कहलाती है वही आपकी सृजनात्मकता है। व्यक्तित्व विकास है, नवीनता है या जागरूकता है। तो अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की जो योग्यता कहलाती है वही आपकी सृजनात्मकता हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही दिया गया है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहायकता, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, बारंबारता, विविध, मौलिकता, विस्तारण, प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिक, विस्तारण की बात कर रहे हैं। तो ऐसा समूह जो सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही दिया गया हो वह प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? सभी कमेंट कीजिएगा। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने को हतोत्साहित करके या अपसारी चिंतन पर बल देकर। एक शिक्षिका की बात की जा रही है, तो शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके, अपने जो मूल विचार हैं उनको महत्व देकर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप ये जो महत्वपूर्ण आपके 30 प्रश्न रहे होंगे, 30 में से आपका फीडबैक सर्वोपरि रहा होगा। 30 में से आप लोगों को जो फीडबैक रहा है आप लोग अपना जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 30 में से जो आपको फीडबैक है वह आपका 15 प्लस है, 20 प्लस है या 25 एबव है। सभी नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। प्रत्येक क्लास की बात कर रहे हैं, सभी क्लासेज यहाँ पे मैथ्स की बात करेंगे, संस्कृत की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, ईवीएस की, सभी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है। सभी के क्लास प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, प्रत्येक क्लास आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले, मन करे स्टडी करने का, तो चैनल को विजिट करें। जो भी सब्जेक्ट आपको मन करे पढ़ने का उस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। सारे वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्रिपरेशन में बेहतरीन क्वेश्चन को अटेंड करें, अपना स्कोर चेक करें और प्रिपरेशन को बेहतर करें। एग्जाम फतेह की ओर जो ये रथ चल रहा है उस रथ में सहभागिता बने, एग्जाम फतेह करें, अपने सपने को साकार करें। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।